जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। अभी हम जेटेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से कि हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनमें हम डिटेल रूप में, विस्तृत रूप में हम देखेंगे क्वेश्चंस को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ जो आप जितने भी क्वेश्चंस को सही करते हो, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। साथ साथ अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। क्वेश्चंस पहला क्या कह रहा है? भारत के किस वायसराय ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड हार्डिंग। ये नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर का चयन करना है। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया किसने और भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ये यहाँ से इस प्रश्न से आपके दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न क्या बनेगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था, किस वायसराय ने? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। दूसरा प्रश्न बनेगा कि भारत की राजधानी जो कि कोलकाता थी, किसी समय पर 1772 में कोलकाता को भारत की पहली राजधानी बनाई गई थी। फिर बाद में चेंज करके इसे 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने चेंज कर दिया और कोलकाता से ट्रांसफ़र करके इसे दिल्ली किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है पहले नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ से इस प्रश्न से आपके दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध के बाद भारत में डिवाइन एंड रूल नीति अपनाई गई? नीति का नाम है डिवाइन एंड रूल नीति। प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध के बाद भारत में डिवाइन एंड रूल नीति अपनाई गई? तो इसका आंसर है 1857 की क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 1857 की क्रांति के बाद भारत में डिवाइन एंड रूल नीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी। दूसरे नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार प्राप्त दिए हैं? नीचे आपको ऑप्शन में चार अनुच्छेदों के संख्या दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 में। जो दो जाति है, एक तो अनुसूचित जनजाति, दूसरा है अनुसूचित जाति, इनको विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम संविधान को देखेंगे। जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। जैसे कि आप एक कोई किताब ले लीजिए, उसमें चैप्टर होते हैं कि भाई 9 चैप्टर है, 8 चैप्टर है, ऐसे ही संविधान को 22 अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है। और इसमें यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो जिस समय पर संविधान बना था उस समय पर लगभग 390 अनुच्छेद थे। पर यदि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा संगठन था जिसने 1905 के बंगाल विभाजन का विरोध किया? ऑप्शन में है मुस्लिम लीग,
आर्य समाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिंदू सभा। निम्नलिखित ऑप्शंस में से 1905 के बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। जो इसके अध्यक्ष बने थे उस समय पर, उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी उस समय इसके अध्यक्ष थे। पर यदि वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो इस समय में मल्लिकार्जुन खड़गे है। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यहां से 3 प्रश्न बनेंगे आपके। पहला कि 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किस संगठन ने किया था? आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। दूसरा प्रश्न बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना होती है। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यहाँ से 4 प्रश्न इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। चारों ही क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था? सही आंसर है वंदे मातरम गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस गीत को लिखा गया था आपको 7 नवंबर 1876 में। 1876 में वंदे मातरम गीत लिखा गया और इसे सबसे पहली बार जो गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। तो इस प्रश्न से भी आपके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। और पहला, वंदे मातरम जो गीत है किसने लिखा था? तो उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा, कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1876 में और उसे पहली बार कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। सही आंसर इसका क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। यह आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि किस संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया था? तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से सही आंसर बताना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को किस संधि ने समाप्त किया था? उत्तर है इसका सालबाई की संधि। इस संधि के बाद जो आंग्ल और मराठा युद्ध था वो समाप्त हो गया था। बात कर रहे हैं यदि हम सालबाई संधि की, तो इसका प्रारंभ होता है 17 मई 1782 में। 17 मई 1782 में इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। सालबाई की संधि पर दोनों ही हस्ताक्षर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारत के किस शासक ने युद्ध के बजाय धम्म विजय पर जोर दिया था? ठीक है, ऐसा कौन सा राजा था जो कि युद्ध के करने के बजाय वो धम्म विजय पर अधिक जोर दिया था? ठीक है, मतलब कि शांति के मार्ग को चुना था। सही आंसर है अशोक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बात कर रहे हैं हम अशोक के, तो सबसे पहले देखेंगे कि अशोक जो है ये मौर्य वंश से रिलेटेड है।
ठीक है, मौर्य वंश के शासक है। और यदि हम बात करें मौर्य वंश की, तो इसके जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का जो बेटा था उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त का बेटा था और बिंदुसार का बेटा था सम्राट अशोक। तो ये तीनों ही नाम आपको याद रखना है, ठीक है। पहला, मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा है अशोक। सम्राट अशोक युद्ध करने की बजाय धम्म विजय पर अधिक जोर देते हैं और जो इनके जीवन का घटना माना जाता है, ऐसा माना जाता है, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इसका उल्लेख हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। और अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये दोनों ही श्रीलंका भेज दिए जाते हैं। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसके और इम्पोर्टेंट बिंदु है उनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इन सभी बिंदुओं को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब पर कब्जा करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस नेता ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और इसे मैं लेकर के रहूंगा, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है बाल गंगाधर तिलक करते हैं और इसकी जो मांग करते हैं वो करते हैं 1929 में। कहाँ पर करते हैं? लाहौर में करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और यहाँ पर प्रश्न है कि किस नेता ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो इसका भी आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इसको इन्होंने मांग की थी 1929 में, जब लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। डेट था आपका 31 दिसंबर 1929। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट जिसके खिलाफ गांधी जी ने विरोध किया था, किस वर्ष में पारित किया गया था? सीधे तरीके पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया था। आंसर है 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है। ये जो रॉलेट एक्ट है इसे हम अन्य नाम से जानते हैं, काला कानून, ठीक है। क्या है? काला कानून के नाम से भी जानते हैं। तो सीधे तौर पर आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि काला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1919। ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है, या तो आपसे रॉलेट एक्ट पूछ लेगा या फिर काला कानून पूछ लेगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? यदि आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को ध्यान से देखा होगा तो वहां पर हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। सबसे पहले समझते हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखिए इसका कहानी कुछ इस प्रकार का है। जब गुलाम वंश का प्रादुर्भाव हुआ था तो गुलाम वंश का जो शासन काल माना जाता है वो माना जाता है 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासन माना जाता है। इस समय पर जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, ऐसा कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और जब प्रारंभ के 2 फ्लोर बने थे, मतलब कि 2 मंजिलें बना था, उस समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गुलाम वंश के जो अगले शासक थे वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उस कार्य को पूर्ण किया था। इसी के साथ साथ जब खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद आते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके जस्ट बगल में एक अलाई दरवाजा बनाया था, मतलब अलाई मीनार बनवाया था और अलाई दरवाजा भी बनवाया था। ये अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाजा जो है
दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो सीधे तरीके पर अलाई दरवाजा का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी करवाते हैं। खिलजी किस वंश से रिलेटेड है? ये खिलजी वंश से रिलेटेड है। खिलजी वंश का शासनकाल जो है वो 1290 से लेकर के 1320 तक माना जाता है। ठीक है, तो आपको दो चीजें याद रखना है, एक तो इनका शासनकाल कब से कब था, और जो ये जितने भी वंश है इन वंश का समय काल क्या है, और इसके प्रथम राजा और अंतिम राजा कौन है। इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक ने अपनी राजधानी पटना से दिल्ली स्थानांतरित की। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से सही आंसर बताना है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपके लिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय के समय में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद को हम समझने से पहले हम ये देखेंगे कि इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था। तो ये जो विवाद है ये 1883 में हुआ था। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? 1883 में। और ये जो विवाद हुआ था ये किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। सही उत्तर है 1757। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। सत्याग्रह शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर है इसका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सत्याग्रह जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग करते हैं महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को हम एक चीज की उपाधि देते हैं जिसको कहते हैं राष्ट्रपिता। ठीक है, महात्मा गांधी को किससे हम संबोधित करते हैं? राष्ट्रपिता के रूप में हम जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। इतिहास की घटना में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका। चलिए यहाँ पर देखिएगा आप 19 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, किस संधि ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। अभी आपने आंग्ल और मराठा युद्ध को देखा था, अब यहाँ पर दूसरा इसी प्रकार से प्रश्न है कि किस संधि ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। तो आप सभी को पता है कि मंगलोर की संधि जो है वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। देखिए इतिहास जब आप पढ़ोगे तो उस समय पर जो 1857 की क्रांति है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि एग्जामिनर एक 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछता है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यदि यहीं पर दिल्ली के बजाय आपसे ये पूछ लिया जाए कि झारखंड में किसने किया था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा झारखंड में किया था आपका राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, क्या नाम था? राजा अर्जुन सिंह। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि आप जेटेड से रिलेटेड हैं, तो जेटेड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भारत का लौह पुरुष हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। इसी के साथ में भारत के पहले जो उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है,
उप प्रधानमंत्री वो कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में शुरू हुआ था, और इसे किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, महात्मा गांधी इसे 1942 में प्रारंभ करते हैं, और मैंने अभी बताया कि इसको किस चीज़ से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं, हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो नीचे आपको ऑप्शंस दे रखा है, इनमें से राइट आंसर बताना है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं कब? 1885 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं ए.ओ. ह्यूम, स्थापना करते हैं 1885 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। पर यदि वर्तमान समय में हम बात करें तो वर्तमान समय में मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चंस को। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? सही उत्तर है किसानों के अधिकारों से संबंधित है चंपारण अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और सबसे पहले जो महात्मा गांधी ने आंदोलन का प्रारंभ किया था वो किया था चंपारण से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर जो है कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1905 में। और अभी आप लोगों ने देखा था शायद चौथे या 5वें नंबर क्वेश्चन में कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय पर बंगाल के विभाजन के समय में वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नेता थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। और जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में तो उसका समर्थन मतलब कि विरोध कौन किया था? तो विरोध करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी, उनका विरोध करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू किया था? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि चंपारण से उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने के लिए। ठीक है, ये जो बंगाल का विभाजन है ये किस लिए किया गया था? हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने के लिए किया गया था। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शंस है, इनमें से सही आंसर कौन है? तो आपको पता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता है। पर यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के पहले प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपका नाम आएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्या नाम है? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी आपको याद रखना है, या तो आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछ लेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेगा, तो वहां पर आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए ये रहा आपके लिए अगला और अंतिम क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में
गांधी जी ने डांडी मार्च किसके खिलाफ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो आप सभी को पता है कि डांडी मार्च वो नमक कर के खिलाफ प्रारंभ किया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होता है। चलिए समझते हैं इसे हम। डांडी मार्च का जो प्रारंभ होता है वो होता है 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में डांडी मार्च का प्रारंभ होता है और इसका अंत होता है 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, 1930 में। इसका स्टोरी क्या है कि मार्च के महीने में ये डांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ करते हैं, अपना साबरमती आश्रम से लेकर के प्रारंभ करते हैं और बाद में जाकर के अंत में आप डांडी तक आते हैं और यहाँ पर नमक सत्याग्रह जो चला था इनका सफल होता है। जो नमक के ऊपर टैक्स आदि लिया जाता है वो यहाँ पर बंद करते हैं। तो 12 मार्च 1930 में इन्होंने डांडी मार्च प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 में इनका समाप्त होता है। डांडी मार्च को अन्य हम या तो नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं या फिर इसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है। या तो आपसे नमक सत्याग्रह पूछ लिया जाएगा या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ लिया जाएगा। तो ये जो 4 डेट है ये चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है और ये 12 मार्च 1930 का डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 अप्रैल 1930 का डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों ही आपको याद रखना है। तो ये आपके सामने कुछ 30 क्वेश्चन थे जो हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में किया है। तो कल की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करेंगे। उससे पहले कि ये 30 नंबर में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे कि आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चंस को सही किया है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।